गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु संचालित ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के अध्ययन में दो महत्वपूर्ण व आधारभूत अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 को लेकर आए हैं। अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा है और उसमें बस ये गहराई से ये समझने की आवश्यकता है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होते हैं। परंतु अनुच्छेद 13 ऐसा अनुच्छेद है जिसका संघर्ष जब अनुच्छेद 368 के साथ हुआ तो उसने हमारा पूरा संविधान बदल के रख दिया। अब देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और उस कहानी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हिसाब में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु आप अगर केवल यूजी और पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। परंतु कहानी है। अब कहानी में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जानते हैं। जैसे आपने केशवानंद भारती का केस का नाम पिछले कुछ वीडियो में बार बार सुना है, ठीक है। तो ये केस था क्या, ये बना कैसे, और अगर हम भारत के इतिहास या भारत के कानूनी इतिहास की बात करें और उनमें टॉप 5 या टॉप 10 केस की बात करें तो नंबर 1 केस हमेशा केशवानंद भारती रहेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड था या इतना, उसके लिए इतनी लंबी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है कि सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का कैसे संघर्ष चल रहा था कि एक की पावर कम होती है तो दूसरे की पावर बढ़ जाती है और दूसरे की पावर बढ़ती है तो एक की पावर कैसे कम हो जाती है। एक दूसरे को संतुलन करने की जिस तरह की कोशिश की जा रही थी और अंततः वो कहाँ पे निकला, केशवानंद भारती पर सॉल्यूशन निकला। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेनली जो आपकी यूजी और पीजी एग्जाम के लिए बनाया गया है तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी मेन चीज़ को समझने में, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। परंतु मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इसकी पूरी कहानी के ऊपर मैं अलग से पूरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पे केवल हम समझाइश के स्तर पर कि आर्टिकल 12 क्या है और आर्टिकल 13 क्या है, इस पे ही फोकस करेंगे, ना कि इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे, ठीक है। एक संविधान की कहानी का जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था, समझना इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक ही चीज़ से कई चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 368 में जो प्रावधान जुड़े हैं, 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन को लेकर था, ठीक है। अब हमारे 22 भाग हैं, 22 भाग में संशोधन करके उसके सब क्लोज जोड़ के 25 हो चुके हैं, परंतु मूल संविधान में 22 भाग है। उसमें जो भाग 20 है वो संविधान के संशोधन से रिलेटेड है, जिसमें संविधान के संशोधन की शक्ति भी है और संविधान का संशोधन किस प्रक्रिया से किया जाना ये भी है, ठीक है। उसका झगड़ा रहा है अनुच्छेद 13 के साथ और उस झगड़े के कारण कई सारे केस बने और कई सारे का सोल्यूशन निकला, ठीक है। तो हम अनुच्छेद 13 पे आएंगे, उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देख लेंगे। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। देखो, आपको बार बार एक शब्द जरूर सुनाई देगा पूरे संविधान में, या ये मौलिक अधिकार की बात करें तो हम मौलिक अधिकार में राज्य की बात करेंगे तो आप ऐसे मत कर लेना कि राजस्थान एक राज्य तो मतलब कोई स्टेट की बात कर रहे होंगे, नहीं। आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था किस प्रकार से राज्य का मतलब व्यापक रूप से होता है। और संविधान के मौलिक अधिकार में जहाँ पे भी राज्य वर्ड आएगा कि राज्य इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो उस, या राज्य इन लोगों को ये सुविधाएं देगा, सब में राज्य वर्ड आएगा, तो उस राज्य का मतलब है क्या, या उस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखिए, जितने भी आपने मतलब कार्यपालिका के जितने भी भाग देखे हैं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कार्यपालिका में एक अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसको हम मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल बोलते हैं, जो कि 5 साल बाद चेंज हो जाती है। और एक स्थायी कार्यपालिका होती है जिसको हम प्रशासनिक लोग बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं, जो कि हम बोलते हैं ना प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो काम करते हैं, वो सब स्थायी में आते हैं क्योंकि वो सरकार बदलने के साथ बदलते नहीं हैं, उनकी नौकरी लग चुकी है और रिटायरमेंट तक वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, और जो स्थायी कार्यपालिका जो प्रशासनिक लोग होते हैं, नौकरशाही के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक अंतर बता दिया। अब आते हैं हम राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है। केंद्र की संसद व सरकार, ठीक है। और भी सरल शब्दों का है
तो केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका के लोग सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब उसमें आप ये देख लिए सरकार में स्थायी और अस्थायी दोनों कार्यपालिका के लोग, ठीक है, प्रशासनिक लोग भी आ जाएंगे सारे और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के लोग भी आ जाएंगे सारे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रांतों के अंतर्गत। जैसे राजस्थान को प्रांत मान के लिए आप, है ना, राज्य वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजस्थान राज्य, यहाँ तो राज्य बात कर रहे हो। ये वो पूरा डिटेल जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर 15-20 मिनट अलग से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्र का हो गया। अब प्रांतों की बात आती है, जिसको हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य बोलते हैं, वही प्रांत है ना। प्रांत का विधानमंडल और सरकार, कहने का मतलब ये, प्रांत में जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, या जो भी विधायिका है, जो भी जिलाधिकारी है, कोई भी क्लर्क है, जो भी सरकारी पद पर है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है ना, वो सब इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से स्थानीय निकाय, कौन कौन से, पंचायत, नगर पालिका, उसमें जितने भी कर्मचारी लोग हैं सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो राज्य परिषद का मतलब क्या हो जाता है, केंद्र से लेकर नीचे से नीचे स्तर तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं, वो सब राज्य। तो मौलिक अधिकार के नियम उन सब पे लागू होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें सरकार की भागीदारी 51% होती है, मतलब 50% से ज़्यादा होती है, तो उसकी जो ऑनरशिप है वो सरकार के पास ही होती है। और ये ऐसी जो अधोराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो भी राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने राज्य के बारे में, सिंपल सी बात है। ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मौलिक अधिकार का पार्ट है, जिसमें देखो इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 में, 12 तो सिर्फ राज्य की परिभाषा बता रहा है, और अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 ये दोनों मिलकर मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए है मेनली। ठीक है, तो इसमें हम उसकी बात नहीं करेंगे कि आप समानता का अधिकार क्या है, ये इसमें क्यों नहीं है वगैरह, क्योंकि मौलिक अधिकार में तो इसका मतलब अधिकार की बात होनी चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। अधिकारों को संरक्षण करने के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 दिया गया है, जो कि मूल अधिकार को संरक्षण करता है। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे। देखो, पहले मैं इसकी बिल्कुल सिंपल व्याख्या के रूप में आता हूँ, एक बार रीडिंग करके इसको मैं आपको समझाते हुए जाऊँगा कि कैसे इसका क्या क्या प्रावधान है, उसके बाद हम उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13 में कई सब क्लोज हैं, 1, 2, 3, 4 तो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। ठीक है, तो मूल संविधान में 3 थे, 13(1), 13(2), 13(3). 13(1) कहता है, वे समस्त कानून जो इस संविधान के प्रभावी होने से पूर्व क्रियाशील थे, ठीक है, उस सीमा तक अवैध होंगे जिस सीमा तक वे संविधान के तीसरे भाग की व्यवस्था के प्रतिकूल हो। सिंपल सा मतलब क्या है, संविधान हमारा जब लागू हुआ था उससे पहले अगर कोई कानून चल रहा है, पहले से चला आ रहा है और उसको कंटिन्यू किया गया है ना, ऐसा कोई कानून है चल रहा है और वो हमारे मौलिक अधिकार, मतलब तीसरे भाग में जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ जाता हो, उसके प्रतिकूल हो, तो वो अवैध हो जाएगा। उस सीमा तक तो कम से कम अवैध हो जाएगा जहाँ तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और भी सिंपल भाषा में, संविधान लागू होने से पहले कोई भी कानून बना दिया हो, है ना, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है तो ठीक है, अगर उल्लंघन करता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, बस तुम्हारा काम खत्म, अब आगे तुम नहीं जा सकते या तुम्हें लागू नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर आच्छादन का सिद्धांत, या जिसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, या जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स भी बोलते हैं, वो भी शामिल किया गया था। वो यही है जो हमने बात की है, उसी को अलग शब्दों में है, यदि मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए या विरोधाभास उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेता है या आच्छादित कर लेता है और व्यवहार में इन विधियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सिंपल सा क्या है, पहले की कोई भी विधियां हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उन विधियों को ढक लिया जाता है या उन विधियों को आच्छादित कर दिया जाता है। मतलब ग्रहण जैसे लग जाता है ना, ग्रहण में क्या होता है, वो ढक लेता है और अंधेरा हो जाता है, उसी तरीके से उनको ढक लिया जाएगा या उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 13(2) में।
है ना। अभी आपको लग रहा होगा इसमें विवाद का विषय कहाँ आ गया, जो इतने लंबी कहानी की बात चल रही थी। विवाद का विषय आता है 13(2) और 13(3) को लेकर। 13(2) में लिखा हुआ है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीने या उसमें कटौती करे। ठीक है। और कोई भी ऐसा प्रस्तावित कानून जो इस व्यवस्था के प्रतिकूल हो अवैध होगा। इसको कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी राज्य, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, चाहे नगर पालिका पंचायत, कोई भी हो, वो कोई भी ऐसा एक्ट या कानून नहीं बना सकता जो कि मौलिक अधिकार को छीने या उसमें कटौती करे, और अगर किसी ने बना दिया तो वो अवैध हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ 13(3) पढ़ते हैं, फिर अपन थोड़ी विवाद की चर्चा करते हैं। 13(3) कहता है कि इन विधियों में या इन कानूनों में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो हमने क्या है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब संसद सत्र में नहीं होती है और उस समय किसी कानून की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है ना, तो उस समय ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून बनाया जाता है, ऑर्डिनेंस ला के कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम सबकी बात करेंगे, पर यहाँ जो मुख्य चीज़ है वो है कि इन विधियों में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, और राज्य विधानसभा अथवा भारतीय क्षेत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा निर्मित विधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, 13(2) बोलता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को छीने, है ना। अब कानूनों में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है, कि कौन कौन से कानून है ऐसे जिसको मतलब कानून बनाने के कई प्रकार होते हैं। अध्यादेश से भी कानून बनता है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से कानून बनता है। तो कौन कौन से, कहने मतलब है, चाहे आप अध्यादेश से लाओ, आदेश से लाओ, उपविधि से लाओ, नियम से लाओ, विनियम से लाओ, अधिसूचना से लाओ, रूढ़ि से लाओ या प्रथा से लाओ, इनमें से किसी आधार पर भी आप कोई कानून बनाते हैं तो वो अगर मौलिक अधिकारों को छीनता है तो सारा का सारा अवैध हो जाएगा। अब विवाद यहीं पे स्थापित हो जाता है। यहाँ पे कहीं भी संविधान संशोधन का शब्द शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे किस किस का शामिल किया गया है, अध्यादेश, आदेश वगैरह। अब इसमें 13(2) में साफ लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीने। अब अगर पर दूसरी तरफ अनुच्छेद 368 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि उसको लगे तो वो संविधान का संशोधन कर सकती है। अब देखिए, अगर संसद ने कोई संविधान का संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को कम कर दिया हो या किसी मौलिक अधिकार को हटा दिया हो, तो फिर तो इसके हिसाब से 13(2) के हिसाब से वो अवैध हो जाना चाहिए। पर दिक्कत क्या आ गई है कि यहाँ पे कहीं भी संविधान संशोधन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार, राज्य जो है वो मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। अब ये कहाँ शामिल होना चाहिए था, ये 13(3) में जो ये लिखे हुए हैं ना, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, इस जगह इनके साथ ही संविधान संशोधन भी शामिल होना चाहिए था। अगर यहाँ पे संविधान संशोधन शब्द लिखा हुआ होता तो इन सब के आधार पर जो भी कानून बनेगा और वो मौलिक अधिकार को छीनता है तो अवैध होगा। ठीक है। अब ये हो सकता है कि इस चीज़ पर संविधान सभा ने गौर नहीं किया हो, या हो सकता है ये परिस्थितियाँ नहीं आने की उन्होंने सोची हो, परंतु ये उलझ गया मैटर, क्योंकि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि संविधान संशोधन 13(2) और 13(3) के अंतर्गत आता है या उससे बिल्कुल अलग है। अगर अंतर्गत आता है, अगर 13(2) और संविधान संशोधन संविधान संशोधन 13(2) और 13(3) के अंतर्गत आता है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से भी आप मौलिक अधिकारों का सुधार या उसको कुछ भी नहीं कर सकते, उसको छीन नहीं सकते, उसमें कटौती नहीं कर सकते। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर राज्य इसमें मौलिक अधिकारों को छेड़ सकता है, उसमें कटौती भी कर सकता है, उसको छीन भी सकता है। तो इसी को लेकर बार बार कोर्ट केस हो रहे थे। अब देखो, अब मैंने आगे आपको लिखा हुआ है कि शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, यहाँ तक कैसे आए, इसके लिए पूरी एक कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इसका हम पूरे एक अलग वीडियो में शामिल करेंगे कि कैसे लैंड रिफॉर्म से आता है, लैंड रिफॉर्म में कैसे मूल अधिकार और नीति निजी तत्व में झगड़ा होता है। उसके बाद 2 वर्ग बन जाते हैं, एक गरीब लोगों का होता है जिसको सरकार सपोर्ट कर रही होती है, और एक ज़मींदारों, पूंजीपतियों और राजाओं का वर्ग होता है जो कि बार बार सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं।
और वो नया रास्ता निकालते हैं। वो नया रास्ता ये शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस के थ्रू ही आता है, जिसमें वो अनुच्छेद 13 और 368 को एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं। मतलब एक दूसरे अनुच्छेद 13 और 368 के विवाद को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या क्या प्रावधान है, बस, है ना, क्योंकि इतना डिटेल में आपके यूजी पीजी एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूरत है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्रक्स रूप में आपको यही याद करने हैं जो लास्ट में मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, परंतु उसकी कहानी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं शंकरी प्रसाद केस। 1952 में आता है शंकरी प्रसाद केस और 1965 में आता है सज्जन सिंह केस। ठीक है, इन दोनों मामलों में धारा 13 के शब्द, धारा 13 मतलब अनुच्छेद 13 के शब्द कानून की इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि संविधान संशोधन को 13वें अनुच्छेद के शब्द कानून के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। देखो, मैंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 368 को आपने धारा 13 या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मान लिया तो आप संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ सकते या उनकी में कटौती नहीं कर सकते। परंतु अगर उसके अंतर्गत नहीं माना तो फिर आप कर सकते हो। अब शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस दोनों ने कह दिया कि नहीं है, मतलब जो कानून शब्द लिखा हुआ है ना, ये देखो अनुच्छेद 13(2) में कानून लिखा हुआ है और उस कानून में क्या क्या है वो अनुच्छेद 13(3) में लिखा हुआ है कि उस कानून में अध्यादेश ये सब कुछ आता है। अब इनमें कहीं भी संविधान संशोधन का जिक्र नहीं है, परंतु शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस यही चीज़ बोलता है कि हाँ, कानून शब्द में संविधान संशोधन शब्द नहीं है, इसलिए संसद संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है, कटौती कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। होता क्या है, जब केंद्र में जो सरकारें आती हैं वो बहुत मजबूत होती है ना, बहुत मजबूत होती है, उनके पास बहुत बड़ा बहुमत होता है और अधिकतर राज्यों में भी उनकी सरकारें होती हैं, तो जो कोर्ट का रवैया होता है वो बहुत नरम होता है और सरकार के पक्ष में झुका हुआ दिखता है। तो उस समय यही था। आप देखो 1952-1965 के टाइम पे क्या था, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और 1964 तक तो नेहरू जी का काल था और नेहरू जी कितने शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे आपको भी मालूम है। अधिकतर राज्यों में सरकार इनकी थी, कांग्रेस की थी। होता क्या है, 1964 में मृत्यु हो जाती है नेहरू जी की, फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं पर उसी समय युद्ध भी हो जाता है और लाल बहादुर शास्त्री भी 2 साल के लगभग कार्यकाल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आती है इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के अंतर्गत चुनाव होता है 1967 में पहली बार। ठीक है ना, और उस चुनाव में कांग्रेस को बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती। कांग्रेस हालांकि सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, परंतु कई राज्यों से उनकी सरकारें निकल जाती हैं और केंद्र में भी उनको ज़्यादा सीटें नहीं मिलती है। सिंपल सा मतलब ये है, केंद्र में सरकार थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्र में अगर सरकार मजबूत होती है तो न्यायपालिका सरकार की तरफ झुकी हुई होती है, और केंद्र में सरकार अगर कमज़ोर होती है तो न्यायपालिका अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेती है। और यही चीज़ हुआ गोलकनाथ विवाद बनाम पंजाब राज्य में, क्योंकि सेम केस चल रहे थे, सेम चीज़ यही था कि अनुच्छेद 13 और 368 को एक माना जाए या अलग अलग माना जाए। एक मानोगे, दोनों को एक मानोगे तो फिर आप संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते, अलग अलग मानोगे तो कर सकते हो। सेम चीज़ चल रहा था। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में कोर्ट ने फेवर किया सरकार का, है ना, क्योंकि सरकार का फेवर करके उन्होंने कह दिया नहीं, ये अलग अलग है। ठीक है, अब क्योंकि उस समय केंद्र में मजबूत सरकार थी, अब केंद्र में थोड़ा कमज़ोर सरकार आ चुकी है, क्योंकि इंदिरा गांधी का शुरुआती काल जो था वो बहुत ही लचील, मतलब ये कहते हैं कि अस्थिरता का काल था, क्योंकि उस समय वो एक साथ ही कई सेक्टरों में झगड़ रही थी। वो अपने सरकार के अंतर्गत जो संगठन के लोग हैं जो कि कद्दावर नेता थे उनसे लड़ रही थी। दूसरी तरफ वो जितने भी बैंकों को राष्ट्रीयकरण या प्रीवी पर्स जैसे कानून ला रही थी गरीबों के हित के लिए, उनको सुप्रीम कोर्ट बार बार खारिज कर रहा था। कितनी बार झटका दिए। वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण लाती है तो आरसी कूपर के केस में उसको खारिज कर देता है कौन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। प्रीवी पर्स लाती है तो राज्यसभा पास नहीं करती है।
इस तरह के उनको बार बार झटका दे रही थी कांग्रेस। और उसी झटकों में पहला झटका था गोलकनाथ विवाद। हुआ क्या था, ये गोलकनाथ विवाद में सन लिखना भूल गया, ये 1967 की ही बात है। उसमें दोबारा ये केस गया। हुआ क्या था, ये एक दो भाइयों का विवाद था एक तरीके से। ये आप इस डिटेल में ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। मैं हल्के से बता देता हूँ कि सरकार एक अधिनियम ला रही थी, 17वां अधिनियम। उसके खिलाफ गए थे दो भाई, ये थे हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनकी क्या है, जालंधर पंजाब में 500 एकड़ की ज़मीन थी, है ना। और उस समय पंजाब सरकार ने एक कानून बना लिया था कि जिस परिवार में एक से ज़्यादा भाई हैं और उनकी ज़मीनें भी ज़्यादा हैं, तो प्रत्येक भाई को अधिकतम 30 एकड़ की ज़मीन ही दी जाएगी। और सरकार ने क्या किया, 17वें संशोधन के माध्यम से इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अब संविधान में क्या होता है कि संविधान में जो 9वीं अनुसूची थी उस समय, उसमें अगर आप कोई भी प्रावधान डाल देते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। ये इस तरह के विवाद था। अब यहाँ पे कई वर्ड आ गए आपके, 17 अमेंडमेंट, 9 शेड्यूल। अब इनको समझाने के लिए पूरी पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में इस वीडियो में नहीं जा रहा। इसके लिए पूरा अलग वीडियो जरूरी है जिसमें स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। बस ये केस था कि इस तरीके से गए ये सरकार के किसी संविधान संशोधन अधिनियम के खिलाफ। इन्होंने ये इसमें गए। उस समय केंद्र में सरकार कमज़ोर हो चुकी थी, है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार अस्थिरता के समय को देख रही थी, स्टार्टिंग समय था। उनको पता नहीं था कि आगे जाके यही हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनने वाली है, या एक कहें कि एक तरह से तानाशाह प्रधानमंत्री तक भी बन चुकी थी, है ना। ये स्टार्टिंग फेज था, इसलिए ये सक्सेसफुल रहा और इंदिरा गांधी इस चीज़ को देखती रही। गोलकनाथ विवाद में सरकार के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून शब्द के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन भी है, और ये निर्णय लिया गया कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती, है ना। जो अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, तो इस कानून शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन को भी शामिल कर लिया गया। मतलब राज्य कोई भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं करेगा तो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकार को छीने, उसमें कटौती करे। तो कहने का मतलब है, जो पार्लियामेंट की पावर थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, संवैधानिक संशोधन की, उसको छीन लिया गया। छीन किसके संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, कि आप मौलिक अधिकारों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब देखिए फिर पृष्ठभूमि काम आती है, जिसकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि 1971 में। अब देखो, मैं पहले बात कर रहा था गोलकनाथ की 1967 में, पर 1967 से लेकर 1971 तक बहुत चीज़ चेंज हो चुकी है। इंदिरा गांधी, जो कि गूंगी गुड़िया के रूप में कही जाती थी स्टार्टिंग में, वो 1971 तक आकर बहुत शक्तिशाली हो गई। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुद्दा हो, चाहे प्रीवी पर्स हो, कांग्रेस का विभाजन तक हो गया था, संगठन के खिलाफ था, ऐसे सब। और ये प्रीवी पर्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सारी जो नीतियाँ थी ना, गरीबों के हित की थी। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से बोल दिया कि मुझे चुनाव जल्दी चाहिए, है ना, तो आप चुनाव की घोषणा करो, सिफारिश कर दी। क्योंकि ये पावर होती है प्रधानमंत्री पे कि वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि चुनाव 1971 में करवाओ। इंदिरा गांधी गई कहाँ पे, लोगों के बीच में, कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों के हित में मैं पैसा लेके आऊँ और आप लोगों के बीच में रोज़गार दूँ, आपकी गरीबी दूर करूँ। परंतु मैं क्या करूँ, ये ज़मींदार बार बार कोर्ट में चले जाते हैं, ये राजा लोग बार बार कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार मेरे जो डिसीजन होते हैं उनके खिलाफ चले जाता है, मेरा खुद का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। और उन्होंने नारा दिया, गरीबी हटाओ वाला। लोग एकजुट हो गए, मतलब इतने एकजुट हो गए, जो कि 1967 में जो बुरी हालत हुई थी वो सब कुछ पीछे हो गई, और इंदिरा गांधी 352 सीट के साथ दोबारा आती है। अब एक पावरफुल के रूप में आती है। और मैंने आपको कहा था, जैसे ही एक पावरफुल केंद्र में आता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नरम हो जाता है, और अगर नरम नहीं हुआ तो फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है। अब इंदिरा गांधी धमाधम, मतलब अनुच्छेद 24 लाती है, वो संविधान संशोधन अधिनियम 24वां संविधान संशोधन लाती है ना। वो क्यों लाती है, गोलकनाथ केस को ख़त्म करने के लिए। 25वां संविधान संशोधन लाती है, किसके लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण को लागू करवाने के लिए। 26 लाती है, 26वां संविधान संशोधन प्रीवी पर्स के लिए। धमाधम संविधान संशोधनों की बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो 1971 में संविधान में 24वां संविधान संशोधन लिया कर निश्चित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को, जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं, संशोधित करने का अधिकार है, ठीक है।
और इसमें एक क्लोज जोड़ दिया गया 13(4). मैंने कहा था 13(1), 13(2), 13(3) मूल संविधान में थे, 13(4) बाद में जोड़ा गया। और इसी के साथ 368, मतलब मैंने कहा था 13 और 3, अनुच्छेद 13 और 368 का विवाद चल रहा था, तो उन्होंने 13 में तो 13(4) जोड़ दिया और 368 में 368(3) जोड़ दिया। मूल संविधान में 368 में दो ही क्लोज थे, एक संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में बात करता है और दूसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इन्होंने जोड़ दिया तीसरा, और ये जो 13(4) जोड़ा और अनुच्छेद 368(3) जोड़ा, दोनों में एक ही बात लिखवा दी। क्या? क्योंकि दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। 13 अलग है, 368 अलग है, दोनों में ये चीज़ लिखवाई। ठीक है ना, सेम चीज़। कहने का मतलब है दोनों को अगर अलग अलग कर देंगे तो संसद मौलिक अधिकारों को भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने खुद की शक्ति दोबारा स्थापित करने की प्रयास किया। अब आता है वो ऐतिहासिक जजमेंट जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस। देखो, जितने भी अनुच्छेद 13 और 368 वाला जो विवाद हो रहा था, उसमें अधिकतर सब इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट में जो गए थे वो या तो जमींदार थे या राजा लोग थे या जिनके पास पैसा था। क्योंकि वही फिर पृष्ठभूमि समझानी पड़ेगी, क्योंकि विवाद उनके बीच में ही था। क्योंकि सरकार चाहती थी गरीबों के हित में, आर्थिक समानता के हित में चीज़ों को लागू किया जाए, परंतु वो लोग कहते थे कि इससे हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें संपत्ति का अधिकार दे रहा है। याद रखना, संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार नहीं था, उसको 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था। ठीक है, तो लोग बार बार जाते थे कि हमारे तो आप मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हो गरीबियों को काम करने के चक्कर में। तो यही विवाद था, इसलिए वो बार बार कोर्ट में जा रहे थे, है ना। तो ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ था लैंड रिफॉर्म के मैटर पे, क्योंकि गवर्नमेंट जाती थी लैंड रिफॉर्म करना, उसके तहत ही वो अलग अलग प्रावधान ला रही थी गरीबी मिटाने के लिए। और जमींदार कहते थे नहीं, जमींदार राजा कहते थे नहीं, ये तो हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं बिना कोई अच्छा कंपनसेशन दिए हुए, फला चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें। उसी चरण में इनको झगड़ा हुआ अनुच्छेद 13 और 368, क्योंकि जमींदार बार बार ये दावा करते थे कि अगर हम ये कोर्ट से निर्णय निकलवा लें कि संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, वो संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छेड़ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब वो संपत्ति के अधिकारों को भी छेड़ नहीं पाएगी और फिर इसलिए मैटर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बार बार कोर्ट जाते थे, है ना, संपत्ति के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए या उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। यही केस चल रहा था पूरा, इसलिए अनुच्छेद 13 और 368 में प्रावधान था। तो उन्होंने कहा, उनका यही कहा था, अगर हम 13(2) या 13(3) के अंतर्गत ही संविधान संशोधन रखवा लेंगे तो संसद संशोधन कर ही नहीं पाएगी मौलिक अधिकारों का, और जब मौलिक अधिकारों का संशोधन कर ही नहीं पाएगी तो वो हमारे संपत्ति के अधिकार को छेड़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये विवाद इस तरीके से चल रहा था। उसी संदर्भ में आता है केरला में ये केरला के थे केशवानंद भारती, ये स्वामी केशवानंद भारती थे। एक्चुअली क्या, अपने हिंदुस्तान में शंकराचार्य पीठ बनी हुई है, तो केरला में शंकराचार्य पद पर जो स्थापित थे वो यही थे व्यक्ति, स्वामी केशवानंद भारती। कुछ दिन पहले ही, पिछले वीक में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है ना, पेपर में आया भी था फ्रंट पेज पे, उसमें इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। इनका क्या है, जो शंकराचार्य पीठ थी, उनका मठ जो था, उसकी जो संपत्ति थी, है ना, उससे काफ़ी उनके उद्यम भी चल रहे थे। और केरला ने एक लैंड रिफॉर्म का एक एक्ट बनाया था, उसके तहत ये डिसाइड किया गया जो इस मठ की जितनी भी पूंजी है, संपत्ति है, उसका मैनेजमेंट का अधिकार, है ना, सरकार को होगा, न कि मठ को होगा। मतलब मठ की संपत्ति पर मठ के मैनेजमेंट के अधिकार को छीन लिया गया। ठीक है, इस प्रकार का हुआ था। तो वो लोग गए थे कोर्ट में अपने उस चीज़ मांग करने के लिए। तो वो कोर्ट ने गोलकनाथ केस में जो हुआ था उस पर पुनर्विचार करने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाद 24वां संविधान संशोधन हो ही गया था जिसमें इंदिरा गांधी ने स्थिति अलग कर दी थी। तो इसलिए गोलकनाथ से ही दोबारा स्टार्ट करना था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी डिसीज़न जो पहले लिया जा चुका है ना, उस पर अगर पुनर्विचार होता है ना, तो उससे बड़ी बेंच बैठती है कोर्ट में। गोलकनाथ का जब मैटर हुआ था तो उस समय 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, 11 न्यायाधीशों की। तो ये लाजमी था कि उससे बड़ी बेंच ही बैठनी है, तो 13 जजों की बेंच बैठाई गई केशवानंद भारती में, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जज मौजूद थे और सारे के सारे बैठ गए। इतना बड़ा फैसला था, 709 पेजों का तो फैसला आया था, और उसका जो डिसीजन आया वो 7-6 के बहुमत से आया, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के अधिक उससे। और इसकी तारीख याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 24 अप्रैल 1973 को डिसीजन आया, 24 अप्रैल 1973, इसको रट लो बिल्कुल,
24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया। अगर ये तारीख ऐसे याद नहीं रखे तो ऐसे याद रख लेना, सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी यही है, उनका जन्म इसी दिन हुआ था 24 अप्रैल 1973। और 24 अप्रैल से जुड़ी हुई एक तारीख और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या मतलब और भी इम्पोर्टेंट है इसके साथ ही, वो है 24 अप्रैल 1993 की बात, इससे जस्ट 20 साल बाद की बात। उस समय क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार पंचायती राज हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ था, ये उसको नोटिफाई किया गया था। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं 24 अप्रैल 1973 की बात, जब ये केशवानंद भारती का जजमेंट आता है। केशवानंद भारती में इसने पूरे संविधान के आधार को चेंज कर दिया और जो झगड़ा चल रहा था उसको सुलझाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम निकाला। ये कहते हैं ना कि बिल्कुल बीच का रास्ता, जिसको इंदिरा गांधी को स्वीकार कर लेना चाहिए था, परंतु इंदिरा गांधी उस समय अपने तानाशाही रूप में आ चुकी थी और वो सबको ठिकाने लगाने की कोशिश में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और इसमें क्या है वो तभी बात करेंगे अपन। और इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसके अधिकतर प्रावधानों को ख़त्म करने के लिए ही वो लेके आती है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। प्रस्तावना में भी हमने बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं संविधान में, कई चीज़ें जोड़ी गई है ना, कई चीज़ें। उसके बाद 1944 से संविधान संशोधन आता है, जब सरकार चेंज होती है इंदिरा गांधी की, तो उसके अधिकतर प्रावधान 42 के हटा लिए जाते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है मिनर्वा मिल्स का, ठीक है, 1980 में, उसमें पुनः पहले वाली स्थिति स्थापित कर दी जाती है। ठीक है ना, और 42 संविधान संशोधन में जो कुछ एक अच्छे प्रावधान थे, जैसे प्रस्तावना में कई वर्ड जोड़े गए थे, उनको कंटिन्यू रखा जाता है, परंतु जितने नेगेटिव प्रावधान थे उनको हटा दिया जाता है और 44 संविधान संशोधन प्लस मिनर्वा मिल के द्वारा पहले वाली स्थिति को पुनः स्थापित कर लिया जाता है। अब बात करते हैं क्या था केशवानंद भारती केस में, क्या जजमेंट आया। तो केशवानंद भारती ने बीच का रास्ता निकाला। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे उनमें अधिकतरों को उसने सही माना। ठीक है ना, और गोलकनाथ के मामले में जो डिसीजन आया था कोर्ट का, उसको खारिज कर दिया। ठीक है, परंतु एक नई चीज़ जोड़ी, उन्होंने कहा कि संसद को नागरिकों के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या भाग 3 को संशोधित परिवर्तित करने की शक्ति है, बिल्कुल है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा है क्या? सरकार ने पूछा, भाई ये तो बताओ ये मूल ढांचा है क्या, ये वर्ड तो सुना ही नहीं। तो कोर्ट बोलता है कि हम अपने आगामी विभिन्न डिसीजनों के माध्यम से बताएंगे कि मूल ढांचे में संविधान के क्या क्या शब्द आते हैं, क्या क्या भावनाएं आती हैं। जैसे उन्होंने बोमईवाद के बाद निर्धारित किया कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो भी संविधान के मूल ढांचे में है। इसका मतलब क्या है कि जो संसद है वो धर्मनिरपेक्षता वर्ड को छेड़ नहीं सकती या उसको अब संविधान से अलग नहीं कर सकती। इसी प्रकार से लोकतंत्र वर्ड जो है हमारे संविधान में, उसको हटा दिया, तो कहना है उसको शामिल कर दिया मूल ढांचे में, तो इसका मतलब क्या है, संसद उसको भी नहीं छेड़ सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न डिसीजनों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में जो जो शामिल किया गया है उनमें संसद कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके अलावा मौलिक अधिकार में जो कुछ है उनमें संशोधन कर सकती है। तो ये बिल्कुल बीच की बात हो गई कि संसद के संशोधन की शक्ति को भी जारी रखा गया, परंतु एक लिमिट तक। और एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी उसने सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान के बनाने की शक्ति के बराबर नहीं है। कहने का मतलब यह है, आप संविधान का संशोधन कर सकते हो, मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकते हो, परंतु इतना भी संशोधन मत कर दो कि आप संविधान सभा जैसे पूरे संविधान का निर्माण करते हैं ऐसे आप कोई नए संविधान लिख दो। अब सारी शब्दावलियों को चेंज कर दो संविधान संशोधन के माध्यम से, अधिकतर प्रावधानों को चेंज कर दो, इसका मतलब तो आप पुनः नया संविधान ही लिख रहे हो। तो ये नहीं कर सकते, इसलिए आपको हम इतनी शक्ति दे रहे हैं कि मूल ढांचे के अलावा जो चीज़ें आप उसमें संशोधन कर सकते हो मौलिक अधिकारों में, और किसी का और जो मूल ढांचे में है उनको संशोधन नहीं कर सकते। इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कह दी कि आपके हर संशोधन का ना जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मिनर्वा मिल्स में क्या आया था, मिनर्वा मिल्स में ये दोबारा स्वीकार किया गया
मैंने कहा था ना कि केशवानंद भारती के बाद फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आ गया, तो उसके बाद दोबारा स्थिति थोड़ी चेंज हुई। तो फिर 1980 में जब मिनर्वा मिल्स आता है तो उसमें दोबारा कहा गया कि संविधान का संशोधन करने की सीमित शक्ति, असीमित नहीं, सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा ही है। मतलब आप केवल सीमित रूप से ही संविधान को बदल सकते हैं या मौलिक अधिकार को बदल सकते हैं, है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, मिनर्वा मिल्स है, इसमें ही एक चीज़ और शामिल की गई थी जो लैंग्वेज है, मैं आप उसको पढ़ के बता देता हूँ कि संविधान के मूल ढांचे में ही निहित है कि संसद संविधान में सीमित संशोधन कर सकती है, असीमित नहीं। जो हमने बात की थी उसी को शब्दावलियों के रूप में। अब हम आते हैं लास्ट फेमस जजमेंट, आर्टिकल 13 और 368 के जो विवाद हुआ था उसी को लेकर, जो अंत में जाके फाइनल स्थिति स्थापित हुई है वो केशवानंद से हुई है, मिनर्वा मिल्स से हुई है, वामन राव मामले से हुई है। होता था कि क्या करते थे, संसद क्या करती थी कि कोई ऐसा मामला, इन्होंने 9 शेड्यूल बनाया था, 9वीं अनुसूची बनाई थी। अब 9वीं अनुसूची के बारे में कहा जा चुका था कि उसमें जो चीज़ भी आप शामिल करोगे उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि विधायिका का जो कार्य संविधान में लिखा हुआ है, कार्यपालिका का जो काम संविधान में लिखा हुआ है, वो अपना कार्य करते हैं, उन कार्यों की जांच करता है न्यायपालिका कि उन्होंने अपने क्षेत्र का ही काम किया है ना, अपने अधिकारों से बाहर जाके काम तो नहीं किया है ना। तो उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब विधायिका ने कोई एक्ट बना दिया, कानून बना दिया, या कार्यपालिका कोई प्रशासनिक आदेश लाके या उन एक्टों को लागू करने में किन चीज़ों को प्रोसेस कर रही है, तो उनकी जांच करने का काम न्यायपालिका करती है कि कहीं वो अपने अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। तो ये द्वितीयक कार्य हो गया। द्वितीयक कार्य के सेंस में कि पहले काम कौन करेगा, विधायिका, कार्यपालिका, और उन कामों की बाद में जांच कौन करेगा, न्यायपालिका। ठीक है। अब आता है वामन राव मामले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, वो भी संविधान के मूल ढांचे में है। ठीक है। अगर इसको आपने संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर लिया तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के, वो न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि सरकार कल कोई संविधान संशोधन लिया है और कहे कि नहीं, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इन फला फला चीज़ों में नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब दूसरे तरीके से क्या हो गया कि अभी तक क्या है, 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में जो चीज़ शामिल की जाती थी उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। परंतु अब जब न्याय पुनरावलोकन खुद ही मूल ढांचा हो गया है तो वो सब चीज़ों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल, 9th उस मामले में। तो ये संसदीय शक्ति को कम कर दिया गया। परंतु इसमें एक चीज़ जोड़ दी गई कि ये जो सिद्धांत है ना, ये 24 अप्रैल 1973 से पहले पर अप्लाई नहीं होगा। अब 24 अप्रैल 1973 की तारीख कौन सी है, केशवानंद भारती जजमेंट की। तो ये कहना ये चाह रहा है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर संसद ने किसी अधिनियम को, किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला है तो उसकी जांच हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसका हम न्याय पुनरावलोकन नहीं करेंगे। परंतु उसके बाद में जो शामिल कर रहे हैं ना 9वीं अनुसूची में, उसका न्याय पुनरावलोकन हम कर सकते हैं। हालांकि अभी तक नहीं कर रहे हैं, परंतु कर सकते हैं, ये हुआ। ठीक है। जो शब्द भविष्य लक्ष्य लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि ये पहले से लागू नहीं होगा, ये उस तारीख के बाद से लागू होगा। ठीक है। और आधारिक लक्षण का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मूल ढांचे का सिद्धांत, तीनों एक ही बात है, शब्दावली में अंतर है, किसी भी रूप में आए। अब देखिए, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पे भी हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। और अभी हमने बीच बीच में जो कहानियाँ बताई इंदिरा गांधी की और ये, उस पर डिटेल में हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे लैंड रिफॉर्म आया, कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म आया, और उनमें मूल अधिकार नीति निषेध तत्वों में कैसे संघर्ष हुआ। जब वहाँ पे जमींदार लोग, नेहरू के मतलब नेहरू जी ने क्या है, उस समय संविधान संशोधन के माध्यम से जमींदारों की आवाज़ बंद कर दी थी, तो कैसे वो कोर्ट गए और कोर्ट में भी उनको कुछ रियायत नहीं मिली, तो उन्होंने नया दावपेच निकाला जिसमें अनुच्छेद 13 और 368 को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो ये पूरी कहानी कैसे चली है, अंत तक कैसे केशवानंद भारती हैं, ये हम पूरी चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।